नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। साल 2026, महीना जुलाई और अगस्त का, समय मॉनसून सत्र का। सत्र के दोनों सदनों में कुल 19 बैठकें प्रस्तावित थी। योजना के अनुसार दोनों सदनों को लगभग 114 और 114 घंटे कामकाज करना था। पर हुआ क्या? हुआ यह कि किसी ने पोस्टर दिखाए तो किसी ने भगवा का मजाक उड़ाया। जो सदन जनता के बुनियादी मुद्दों को उठाने का मंच है, वहां सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी हुई। विपक्ष अमित शाह से जवाब मांग रहा था। जब सरकार जवाब देने को तैयार हुई, फिर भी विपक्ष ने सदन चलने में सहयोग नहीं किया। यानी कि लोकसभा में केवल 17 घंटे 30 मिनट ही काम हो सका, तो वही राज्यसभा में केवल 37 घंटे 20 मिनट ही कार्यवाही चली। कुल मिलाकर इस सत्र में 173 घंटे 10 मिनट का समय और 19 दिन में 175 करोड़ नेताओं के आपसी झगड़ों और नारेबाजी में स्वाहा हो गए। कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों ने मांग किया है। संसद का मॉनसून सत्र 2026 आज यानी 13 अगस्त 2026 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। स्थगित की जाती है। यह सत्र भारतीय संसदीय इतिहास में हंगामी और कम उत्पादकता के लिए याद किया जाएगा। सत्र में हंगामी और बार बार होने वाले स्थगन के कारण देश के टैक्स पेयर्स के लगभग 175 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। निश्चित काल के लिए स्थगित। मॉनसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में कुल 19 बैठकें प्रस्तावित थी। योजना के अनुसार दोनों सदनों को लगभग 114 घंटे कामकाज करना था, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत रही और लोकसभा में केवल 17 घंटे 30 मिनट ही काम हो सका, जिसका मतलब है कि 96 घंटे 30 मिनट का कीमती समय हंगामे की भेंट चढ़ गया। वही राज्यसभा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। वहां 114 घंटों के मुकाबले केवल 37 घंटे 20 मिनट ही कार्यवाही चली और 76 घंटे 40 मिनट का समय बर्बाद हुआ। कुल मिलाकर इस सत्र में 173 घंटे 10 मिनट का समय नेताओं के आपसी झगड़ों और नारेबाजी में स्वाहा हो गया। पूरे सत्र के दौरान बहस के बजाय हंगामा अधिक हुआ। कभी चढ़ावा चोरी, कभी दान पात्र, कभी भगवा वेशभूषा, कभी जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन और उन पर हुआ लाठीचार्ज का मुद्दा, कभी एफसीआरए बिल जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही लगभग हर दिन दोपहर 12 बजे, फिर 2 बजे और कई बार शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। स्थगित की जाती है। सबसे अधिक चर्चा एंटी चीटिंग बिल पर हुई, जिस पर लोकसभा में 10 घंटे 55 मिनट और राज्यसभा में 6 घंटे 39 मिनट यानी कुल 17 घंटे 34 मिनट बहस हुई। लोकसभा के स्थगन के बाद सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मोर्चा संभाला। उन्होंने डंके की चोट पर विपक्ष को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। ऑपोजिशन सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देना ही होता है पार्लियामेंट के अंदर में। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। पिछले 19 दिनों से विपक्षी सांसदों का रूटीन बन चुका था। उठो, संसद आओ, हंगामा करो और फिर घर जाकर सो जाओ। कई माननीय सदस्य होते हैं। अगले दिन फिर यही रिपीट, आदत सी हो गई थी। अब जो पिछले 18 दिन किया, वो आखिरी दिन कैसे बदलता? तो 19वें दिन भी विपक्ष तयशुदा एजेंडे के तहत संसद पहुंचा और वहां जमकर हंगामा किया। इस हंगामे की वजह से सदन नहीं चल पाया और सरकार ने इसका ठीकरा फोड़ा विपक्ष पर, क्योंकि ये तो पूरे देश ने देखा कि कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, कार्यवाही चलने ही नहीं दी। इसीलिए बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल गांधी पर निशाना भी साधा। राहुल गांधी एक उदंड की भूमिका में है। मन बढ़ू गांव में कहा जाता है, शोक। वो संसदीय व्यवस्था को तार तार करने का काम कर रहे हैं। मॉनसून सत्र संसद का एक नेता के अहंकार, अनुशासनहीनता
और उद्दंडता की भेंट चढ़ गया। राहुल गांधी चोर है, उसमें हिम्मत नहीं है, करोड़ों रुपया कमाता है झारखंड से, यहाँ कांग्रेस पार्टी को चलाता है। कांग्रेस में कोई सरकार नहीं है, हमारे झारखंड के बच्चों का भविष्य 7 साल से उसने बर्बाद कर दिया है और वो चोर है और उसके दिमाग में जो है जिन्ना की आत्मा घुसी हुई है। उधर विपक्षी दल अलग ही राग अलाप रही हैं। देखिए, अभी हमने सरकार पूरी तरीके से इस देश में अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। आज देश की जनता के सामने जो सारी कठिनाइयाँ, मुश्किलें और ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे ना तो सरकार ने अपनी कोई जवाबदेही की, ना जिम्मेदारी ली। सरकार की गुंडागर्दी, अहंकारी और साजिश है। आखिरी दिन आदरणीय गृह मंत्री जी को याद आया कि उनको बयान देना है। ठीक वैसे ही जैसे 20 दिन छात्रों को भूखों हड़ताल पर बैठाकर लाठीचार्ज करवा के, बेटी बहनों के कपड़े फड़वाकर, गोलियां चलवाकर उनको याद आया कि हमें उनसे बात करनी है। ये इनकी सोच और इनकी नीयत को बताता है। 12-15 ऐसे विषय थे क्षेत्र से लेके प्रदेश स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय, जिन पे सरकार से जवाब मांगने थे। नहीं चला तो तकलीफ है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो यहाँ नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत कोशिश की बोलने की, तो जो यहाँ नहीं बोल पाए वो सड़कों पर जाके बोलेंगे, हम लोग की आवाज उठाएंगे। संसद का ये मॉनसून सत्र अब खत्म हो चुका है, लेकिन पीछे छूट गया है एक बड़ा सवाल। क्या संसद हंगामे का अखाड़ा बनेगी या फिर जनता के सवालों पर गंभीर बहस का मंच? क्योंकि लोकतंत्र में विरोध जरूरी है, लेकिन विरोध का मकसद अगर चर्चा को रोकना बन जाए तो नुकसान सिर्फ सरकार या विपक्ष का नहीं, पूरे देश का होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, एक बड़ी खबर सामने आ रही, तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप ये समझ पाएंगे किस तरीके से राहुल गांधी ने अब किसका अपमान किया है। जी हां, ये तस्वीर आपके सामने, आप देखिए किस तरीके से राहुल गांधी ने बातों बातों में पहले पीएम नरेंद्र मोदी का अपमान किया और उसके बाद महिलाओं का भी अपमान किया है। पीएम मोदी का अपमान करते करते राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता अब दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को भी निशाना बनाकर ओछी टिप्पणियां करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी आज कांग्रेस नेताओं के सामने मोदी सरकार की विदेश नीति को घेरने के चक्कर में इटली के पीएम के खिलाफ अपमानित उन्होंने बयान दिया। सुनिए। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ। मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? महिलाओं का सम्मान हो, उनके हित की बात हो, आर्थिक सहयोग की जिम्मेदारी हो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा ही प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं पर पूरा फोकस करते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यूपी सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान होने की संभावना है। योजना के जरिए महिलाओं को 3 फेज में 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। चुनाव से पहले 20,000 रुपए और नई सरकार बनने पर 10-10 हजार की किस्त दी जाएगी। पर सरकार के ऐलान से पहले ही अखिलेश यादव ने योगी सरकार की इस प्रस्तावित योजना पर बड़ा हमला कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि 80-20 की बात करने वालों ने तो 96-4 करके भ्रष्टाचार का सुपर रिकॉर्ड बना दिया। अखिलेश यादव का 96-4 का गणित आखिर है क्या, समझिए। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले महिला वोटरों को साधने की कवायद तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक सहायता वाली योजना लाने पर मंथन कर रही है। बताया जा रहा है कि प्रस्तावित योजना के तहत महिलाओं को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का विचार है। हालांकि अभी इसे लेकर सरकार की ओर से औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। योगी सरकार ने आधी आबादी को साथ लेकर चलने का जो संकल्प लिया है, उसमें महिलाओं को 50,000 तक मदद का प्रस्ताव है। चुनाव से पहले 20,000 देने पर मंथन कर रही है। चुनाव के बाद 10-10 हजार की 3 किस्तें दी जाएंगी। पैसा सीधे महिलाओं के खाते में भेजने की तैयारी है। योजना का अंतिम फैसला अभी बाकी है और पात्रता की शर्तें भी तय होनी बाकी है। यूपी सरकार की यह तैयारी पड़ोसी राज्य बिहार में महिलाओं के लिए लागू योजनाओं के बीच चर्चा में आए मॉडल से जोड़कर देखी जा रही है।
वहां चुनाव से पहले महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की योजना सामने आई थी। अब उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने की योजना पर काम किए जाने की बात सामने आई है। इसका लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की पात्र महिलाओं को देने की तैयारी बताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस पर अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और सपा सांसद डिंपल यादव ने योगी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और पोस्ट कर लिखा, 20,000 रुपए योगी सरकार का जुमला है। देखा जाए तो आज जिस 50,000 रुपए सालाना पैसे देने की बात बीजेपी सरकार कर रही है, वो पैसे पिछले 10 साल में भी दे सकती थी, पर दिया नहीं। मुख्यमंत्री ने यूपी की महिलाओं के हक अधिकार के हजारों करोड़ रुपए अपने प्रचार पर खर्च करके सबको ठेंगा दिखा दिया। 50,000 रुपए हर साल के हिसाब से बीजेपी की भ्रष्ट सरकार पिछले 10 साल से महिलाओं के हिस्से का 5 लाख रुपए खा गई और अब केवल 20,000 देने का जुमला परोस रही है। 20,000 रुपए तो 5 लाख रुपए का केवल 4% हुआ। इसका मतलब ये बीजेपी महिलाओं के हक का 96% डकार गई। लेकिन अखिलेश के हमले के साथ ही सियासत में उनका अपना महिला कार्ड भी सामने आ गया। सपा अध्यक्ष ने महिलाओं को 40,000 सालाना देने का वादा कर दिया और स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही हर साल आर्थिक सहायता देने की बात भी कही। हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था और हमने ये भी देखा महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। तो हम इसकी बात के लिए तैयार हैं। हम जानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह का करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है। अगर यूपी में भी बीजेपी इस तरह की योजना लागू करती है तो निश्चित तौर पर उसका भाजपा को चुनाव में फायदा होगा और इसी से अखिलेश परेशान है। लगता है अखिलेश यादव विपक्ष के बड़े नेता होने के बाद भी तमाम गैर तथ्यात्मक खबरें, भ्रमात्मक खबरों पे सुबह ट्वीट देके अपनी विपक्ष की भूमिका का अदा कर लेते हैं और यही अदा उन्हें लगातार चुनाव हरवाती चली आ रही है। यूपी में चुनावी सरगर्मियां तेज होने के साथ ही अलग अलग तरीके के दावे और वादे भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक दावा और वादा वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि यूपी सरकार चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 20,000 रुपए की किस्त और साथ ही साथ उसके बाद 10,000 रुपए की 3 किस्त यानी कुल 50,000 रुपए उनके खाते में डालेगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर ना तो बीजेपी और ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा इस बात की पुष्टि कर रहा है, लेकिन जब से ये दावा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तब से अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर वो 20,000 रुपए देंगे तो हम 40,000 रुपए से शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की यह तैयारी पड़ोसी राज्य में महिलाओं के लिए लागू योजनाओं के बीच चर्चा में आए मॉडल से जोड़कर देखी जा रही है। इससे पहले बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत हर महीने 3,000 रुपए देने का ऐलान गेम चेंजर साबित हुआ। बिहार में जीविका दीदी के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजना भी तुर्क का इक्का बना। मध्य प्रदेश की लाडकी बहना योजना, छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन, दिल्ली में महिला समृद्धि और उड़ीसा में सुभद्रा योजना ने सीधा असर दिखाया। अब जाहिर है योजना ऐसी आई या घोषणा ऐसी होगी तो राजनीति तो होगी, लेकिन इन योजना से जिन्हें फायदा होगा वो है महिलाएं। और महिलाओं का इस पर क्या कहना है, सुनिए। गरीबी दूर हो जाएगी, 200 ठेला लगा लेंगे हम और घर गृहस्थी में लगा देंगे हम पैसा। उनका पैसा मिले से हमको खुशी होगी। योगी जी ये जो योजना लाए हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं तो भैया दे दें तो कहा नाम है बोला बच्चन के बोला कुछ भी सुधर जाए। हम उसमें कोई धंधा पानी कर रहे हैं, बच्चन का भला खवाई पहनाई बढ़ाई वही से नहीं। अच्छा है, इस तरह की योजना आएगा। हाँ भैया अच्छा है। यूपी में चुनावी रण अभी दूर है, लेकिन महिला वोट की जंग अभी से शुरू हो चुकी है। योगी सरकार की संभावित 50,000 की मदद के मुकाबले अखिलेश का 40,000 का वादा। अब देखना होगा इस सियासी मुकाबले में महिला वोटर किसके साथ खड़ी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी वक्फ बोर्ड में बड़ा घोटाला, चौंकी मत। घोटाला तो हुआ है, वो भी 73,000 संपत्तियों का, और ये खुलासा किया है पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने। सोचिए, जिस वक्फ को लेकर अनर्गल और बेबुनियादी बातें अभी कुछ महीने पहले तक की जा रही थी, कुछ मौलानाओं की तरफ से सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, अब उन्हीं मौलानाओं की बोलती बंद हो गई है। दरअसल यूपी की 73,000 संपत्तियां वक्फ बोर्डों के दस्तावेजों से गायब हो गई हैं, जिनकी तलाश के लिए एसआईटी गठित करने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने सीएम योगी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया है कि राज्य में शिया सुन्नी वक्फ बोर्डों की 2 लाख से अधिक संपत्तियां दर्ज थीं, जिनमें से 73,000 दस्तावेजों से जानकारियां गायब हैं। कई संपत्तियों पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। अब सीएम ने जांच का आश्वासन
आश्वासन दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए। प्रदेश सरकार को अधिकार है वक्फ की संपत्तियों का ऑडिट कराने का। कहीं भी ये संपत्तियां किसी भी तरह से अवैध रूप से बेची गई है तो उस पर कठोर कार्रवाई। ये बात आपने कई बार सुनी। संसद में जब वक्फ संशोधन अधिनियम आया था तब तो ये नारे खूब गूंजे थे कि हमारा हक छीना जा रहा है। लेकिन ये क्यों जरूरी था, आज आपको पता चलेगा। मुस्लिम समुदाय के उन लोगों को भी पता चलेगा जिन्हें ये मौलाना बरगला रहे थे कि आपकी संपत्तियां हड़प ली जाएंगी। हालांकि मौलानाओं की एक बात तो सच हुई कि संपत्तियां हड़प ली गई, लेकिन ये सरकार ने नहीं हड़पी इन्हीं मौलानाओं ने जो बरगला रहे थे। यूपी में वक्फ की प्रॉपर्टी का ऑडिट बताता है कि 2.5 लाख करोड़ की वक्फ संपत्तियों का हिसाब ही नहीं मिल रहा, मेल ही नहीं खा रहा हिसाब। उत्तर प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं, ऐसा रिकॉर्ड केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराया है। परंतु उत्तर प्रदेश के रिकॉर्ड में सिर्फ 1,27,000 वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। शिया और सुन्नी मिलाकर के लगभग 73,000 वक्फ की संपत्तियां गायब हैं। और जो संपत्ति रिकॉर्ड में है, जो जहां पर मस्जिद है, उसको मुतवली अपने हिसाब से कमर्शियल कर चुके हैं, उसको किराए पे दे दिए हैं, वहां पर मनमानी ढंग से वसूली जारी है। देश भर में वक्फ के नाम पर चल रहे कब्जे वाले सिस्टम पर लगाम लगने के बाद अब धांधली के पत्ते खुलने शुरू हो गए। सेंट्रल वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 के बाद केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि अकेले यूपी में करीब 73,000 वक्फ संपत्तियों का हिसाब किताब गायब है। केंद्र सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया उससे ये साफ पता चल गया कि यूपी में वक्फ बोर्ड में बैठे मौलवियों और वक्फ के अधिकारियों ने अपनी जेबें भरने के लिए जबरदस्त गोरख धंधा किया। आंकड़ा कहता है कि यूपी में वक्फ बोर्ड के पास रजिस्टर्ड संपत्तियों की संख्या है 2 लाख, लेकिन रिकॉर्ड में पाई गई 1,27,000 प्रॉपर्टीज, मतलब 73,000 संपत्तियों का कोई जिक्र ही नहीं। अनुमान जताया जा रहा है कि इन 73,000 प्रॉपर्टीज की कीमत करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास हो सकती है। और आरोप है कि बड़े बड़े मौलाना, मुत्तावली, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सदस्य और राजनीति में एक्टिव मुस्लिम समाज के नेताओं ने ये खेल किया है। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और हज हाउस कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके यूपी के सभी जिलों में SIT से जांच कराने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने ये डिमांड भी की कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का ऑडिट कराया जाए ताकि पता चल सके कि वक्फ के पास कितनी संपत्ति है और वो कहां से हासिल हुई। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को अधिकार है वक्फ की संपत्तियों का ऑडिट कराने का, जो कि कभी नहीं हुआ। पूर्व में किसी भी सुन्नी शिया वक्फ बोर्ड में ऑडिट नहीं हुआ है। उस ऑडिट की मांग करी है और एक सबसे बड़ा जो मामला निकल कर आ रहा है, जो उत्तर प्रदेश की संपत्तियों के बारे में पता किया गया, तो पता चला कि 2 लाख रजिस्टर्ड हुए थे वक्फ उत्तर प्रदेश में। 2 लाख। आज की तारीख में जब हमारी सरकार 2017 में आई है तो हमारे पास में 1,27,000 का आंकड़ा दिया जा रहा है शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड से। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम निकलकर सामने आया है। मोहसिन रजा के मुताबिक जब वो यूपी सरकार में अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री थे तब उन्होंने इस मामले की CBI जांच की मांग भी की थी, जिसे मुख्यमंत्री ने हरी झंडी देकर शुरू करवा दिया था। उनके मुताबिक ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, बल्कि इसमें मुस्लिम समुदाय के कई नामी गिरामी लोग भी शामिल हैं, क्योंकि वक्फ के नाम पर प्रॉपर्टी के गबन का ये खेल लंबे वक्त से चल रहा है। सालों से इसी तरह से वक्फ की गई संपत्तियों को स्टेप बाय स्टेप पहले रिकॉर्ड से मिटाया जाता था और फिर उन्हें धीरे से किसी के नाम पर ट्रांसफर भी करा दिया जाता था। अब आपको एक और हैरान करने वाली बात बताते हैं। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी, जो अब जितेंद्र नारायण सेंगर बन चुके हैं, उन्होंने जो कहा वो तो वाकई चौंकाने वाला है। उनके मुताबिक राहुल गांधी ने उन्हें वक्फ की जमीनें शराब का कारोबार करने वाले भगोड़े विजय माल्या को देने के निर्देश दिए थे। प्रधानमंत्री जी के घर के सामने धरना देने वाले, संसद में राम मंदिर चंदे पर मुखर होकर बोलने वाले श्री राहुल गांधी जी जवाब दे
कि विजय माल्या किंगफिशर फैक्ट्री और उत्तर प्रदेश वक्फ संपत्ति की लूट से उनका क्या संबंध है। जवाब दें कि उन्होंने विजय माल्या की मेरठ स्थित किंगफिशर फैक्ट्री जो कि वक्फ की जमीन पर है उस पर कार्रवाई न करने के लिए और विजय माल्या के पक्ष में वक्फ की जमीन दे देने के लिए मुझसे क्यों कहा था। हालांकि जैसे ही ये खुलासे हुए, मौलानाओं की छाती पर सांप लौट गया। मौलाना साजिद रशीदी, जो अक्सर सनातन के खिलाफ जहरीली जबान अपनाते हैं, वो सामने आए। रिजवी जिस वक्त शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उन पर कई सारे मुकदमे वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर थे। 2016 में प्रयागराज में उन पर एक मुकदमा हुआ जिसमें आईपीसी की धारा 441, 447 और बाद में ये केस सीबीआई को दे दिया गया। वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर इस पर दर्जनों मुकदमा थे। आज ये आदमी बताएगा कि शिया वक्फ बोर्ड में कितने घोटाले हैं। सवाल सिर्फ 73,000 वक्फ संपत्तियों के गायब होने का नहीं, सवाल ये है कि जिन संपत्तियों को कौम की अमानत बताया गया, उनका हिसाब आखिर किसके पास है। अगर रिकॉर्ड में दर्ज संपत्तियां जमीन पर मौजूद हैं, तो उनका ब्यौरा कैसे गायब हो गया? और अगर जमीनें गायब हैं, तो आखिर गई कहां? जमीन को जमीन निकल गई या फिर आसमान में गायब हो गई? अब जरूरत है आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर हर जिले की वक्फ संपत्ति का पूरा ऑडिट कराने की, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, क्योंकि वक्फ की जमीन किसी व्यक्ति की जागीर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीजेपी का प्रदर्शन छात्रों का प्रदर्शन था, ऐसा तो आपने खूब सुना होगा। दीपके कहते रहे दिल्ली के जंतर मंतर पर सिर्फ छात्र ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो सवाल यह उठता है कि छात्रों के प्रदर्शन में आखिर राजस्थान का एक वांछित अपराधी रामचंद्र अभिजीत दीपके के साथ मंच पर क्या कर रहा था। जंतर मंतर पर कॉकरोचों ने जमकर उत्पात मचाया था। नीट परीक्षा के नाम पर जमकर गुंडागर्दी की गई थी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान भीड़ और हंगामे की तस्वीरें आपने खूब देखी होंगी, लेकिन अब इसी प्रदर्शन से जुड़ी एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। जिस शख्स को झुंझुनू पुलिस 17 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में तलाश कर रही थी, वो दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी के प्रदर्शन में नजर आया और आरोपी की पहचान खुद पीड़ित ने सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों से कर दी। आरोप है कि झुंझुनू के साजिद दीवान ने रामचंद्र से करीब 1 करोड़ 67 लाख रुपए की रेंज रोवर डिफेंडर 130 खरीदने का सौदा किया था। इसके लिए साजिद ने रामचंद्र की कंपनी के बैंक खाते में 2 किस्तों में कुल 17 लाख रुपए ट्रांसफर किए। 6 मार्च 2024 को 7 लाख रुपए और 8 मार्च को 10 लाख रुपए आरटीजीएस के जरिए भेजे गए। रामचंद्र ने 6 महीने में गाड़ी देने का भरोसा दिया, लेकिन आरोप है कि 6 महीने बीतने के बाद भी न गाड़ी मिली न पैसे वापस हुए। साजिद का आरोप है कि जब उसने पैसे वापस मांगे तो उसे गाली गलौज और धमकी का सामना करना पड़ा। इसके बाद 14 फरवरी 2025 को झुंझुनू कोतवाली में शिकायत दर्ज हुई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन रामचंद्र पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा। फिर आया वो मोड़ जिसने इस पूरे केस में दिल्ली का कनेक्शन जोड़ दिया। साजिद ने सोशल मीडिया पर सीजेपी के जंतर मंतर प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो भी देखे। तभी भीड़ के बीच उसे एक चेहरा दिखाई दिया। चेहरा रामचंद्र का था। साजिद ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी और झुंझुनू पुलिस की टीम दिल्ली पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक टीम ने करीब 2 दिन तक जंतर मंतर पर रामचंद्र की गतिविधियों पर नजर रखी। आरोप है कि रामचंद्र लगातार मंच आयोजकों और प्रदर्शन में मौजूद लोगों के बीच दिखाई देता रहा। इसी प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीपके पर स्याही फेंके जाने की घटना भी हुई। पुलिस के मुताबिक उस वक्त भी रामचंद्र मौके पर मौजूद था, लेकिन भीड़ और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए पुलिस उसे मौके से अलग कर हिरासत में नहीं ले सकी। यानी जिस आरोपी की तलाश झुंझुनू पुलिस कर रही थी, वो पुलिस की नजरों के सामने दिल्ली के प्रदर्शन में मौजूद था, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी।